नमस्कार, सुप्रभात। आज का हमारा टॉपिक है वेदरिंग, अपशय। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। पृथ्वी के धरातल पर सदैव ही पृथ्वी के धरातल पर सदैव ही दो शक्तियां क्रियाशील रहती हैं। एक शक्ति धरातल पर नवीन रूपों का सृजन करती है और दूसरी उनको सुधार कर समतलीकरण करती है। एक शक्ति ने नए रूपों का निर्माण किया, दूसरी ने उसको बराबर कर दिया, समतल कर दिया। भूगर्भिक या आंतरिक शक्तियां धरातल पर नवीन रूपों को जन्म देती हैं। जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फटा, बाढ़ आ गई। इससे क्या होती, नई नई आकृतियां बनती हैं। और बाह्य शक्तियां धरातल को के रूपों को सुधारती हैं अथवा उन्हें पुनः समतल कर संतुलित करने का प्रयास करती हैं। अतः ज्यों ही कोई स्थल भाग समुद्र के गर्भ से बाहर निकलता है, बाह्य शक्तियां उनको समतल बनाने के कार्य में लग जाती हैं। बाह्य शक्तियां दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी? इनमें से पहली शक्ति स्थिर या स्थैतिक शक्ति कहलाती है। इस प्रकार की शक्ति को अपक्षय, वेदरिंग कहते हैं। बारसेस्टर के अनुसार अपक्षय वह क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के धरातल की कठोर चट्टानें विघटित अथवा अपघटित होती हैं। इस प्रक्रिया में चट्टानें एक ही स्थान पर स्थिर प्राय रहकर यांत्रिक विधि द्वारा टूटती हैं अथवा वियोजन द्वारा टूट फूट कर ढीली हो जाती हैं और अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाती हैं। वर्षा और तापमान के प्रभाव से भूपटल की चट्टानें टूटकर टुकड़े टुकड़े होने लगती हैं, तो यह कार्य अपक्षय कहलाता है। दूसरी शक्तियां गतिशील होती हैं। ये टूटी हुई मुलायम और ढीली चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाती हैं और मार्ग में उनका क्षय करती रहती हैं। इन शक्तियों में नदियों, हिमनदों, पवनों तथा समुद्र की लहरों द्वारा भूपटल को घिसा या काटा जाता है। हवा आई, हवा ने क्या किया, उड़ा के एक स्थान से दूसरी जगह डाल दिया जाके और बराबर कर देती है। वैसे ही पानी, समुद्र की लहरें। अतः उस प्रक्रिया को अपर्दन कहते हैं। ये दोनों ही शक्तियां कभी शांत न रहकर निरंतर क्रियाशील रहती हैं। प्रथम प्रकार की या स्थिर शक्तियों द्वारा चट्टानें केवल खंड खंड हो जाती हैं। अब जो प्रथम प्रकार की शक्ति है, इसके द्वारा चट्टानें केवल खंड खंड हो जाती हैं और वहीं पड़ी रहती हैं। इन क्रियाओं को स्थिर प्रक्रियाएं, स्टैटिक प्रोसेसेस कहते हैं। दूसरी प्रकार की क्रिया में चट्टानों के टूटे हुए टुकड़े स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। अतः ऐसी क्रियाएं गतिशील प्रक्रिया, मोबाइल प्रोसेस कहलाती हैं। अतः धरातल पर क्रियाशील इन दोनों ही शक्तियों अपक्षय और अपर्दन के सामूहिक प्रभाव को ही अनाच्छादन या अनावृत्तीकरण, डेनुडेशन कहा जाता है। इसके मुख्य प्रकार निम्न हैं। पहला है अपक्षय, दूसरा अपर्दन, उसके बाद निक्षेपण। कि पहले अपक्षय हुआ, फिर उसका अपर्दन हुआ, फिर उसको निक्षेप कर दिया जाता है किसी साधन के द्वारा। सबसे पहला अपक्षय, बेदरिंग। भूपटल की चट्टानों का बहुत अधिक क्षय
मौसम के दो प्रधान तत्वों तापमान और वर्षा के प्रभाव से होता है। अधिक तापमान, कम तापमान, वर्षा, इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ये सभी प्रक्रियाएं जो चट्टानों के विनाश में लगी रहती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मौसम के तत्वों से संबंधित होती हैं। चट्टानों के विनाश में जल, ताप, कोहरा और हिम अधिक प्रभावी होते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य भी कुछ अंश तक चट्टानों के विनाश में सहायता पहुंचाते हैं। अतः उन सभी प्रक्रियाओं को जिनसे चट्टानें अपने स्थान पर टूटती रहती हैं और टूटा हुआ पदार्थ अपने मूल स्थान पर ही पड़ा रहता है, अपक्षय या ऋतु कहा जाता है। हिंडस के अनुसार अपक्षय यांत्रिक या रासायनिक अपघटन की वह क्रिया है जो चट्टानों के भौतिक स्वरूपों को समाप्त करती रहती है। चट्टानों को जो भौतिक स्वरूप है, अपक्षय की क्रिया के द्वारा उनका जो भौतिक रूप है वह समाप्त होता रहता है। टाइप ऑफ वेदरिंग, अपक्षय के प्रकार कितने प्रकार हैं? भूपटल की चट्टानें अनेक कारणों से अपने स्थान पर टूटती फूटती हैं। इनमें से पहला ताप, जल, तुषार, हिम जैसे भौतिक कारकों, ऑक्सीकरण, घोलीकरण तथा कार्बोनेशन जैसे रासायनिक कारकों तथा जीव और वनस्पतियां जैसे जैविक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः इस आधार पर अपक्षय तीन प्रकार का होता है। पहला भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। दूसरा रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग। तीसरा जैविक अपक्षय। सबसे पहले जानते हैं भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय के बारे में। फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, जब चट्टानें बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के ही विघटित हो जाती हैं, कि कोई केमिकल रिएक्शन के बिना ही वह विघटित हो जाती हैं, तो उस क्रिया को भौतिक अपक्षय कहा जाता है। ताप, पाला और वर्षा भौतिक विखंडन के मुख्य साधन है। पहला है ताप। अब होता क्या कि गर्मी से प्रत्येक वस्तु फैलती है और ठंड से सिकुड़ती है। अतः दिन में सूर्य की गर्मी से चट्टानें फैलती हैं और रात्रि को ठंड के कारण सिकुड़ती हैं। अब यह क्रिया निरंतर चलती रहती है और चट्टानों में चटखने और दरारें पड़ जाती हैं, जिससे उनका विखंडन हो जाता है। चट्टानों की ऊपरी परत के निचली परत से पृथक होने की क्रिया को अवदलन, एक्सफोलिएशन कहते हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों में जहां वनस्पति का अभाव रहता है और दैनिक ताप परिसर बहुत अधिक रहता है, यह प्रक्रिया बहुत प्रभावशाली होती है। दूसरा है पाला। ठंडे प्रदेशों में पाला अपक्षय का महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ चट्टानों की दरारों में जब कभी जल भर जाता है तो रात्रि के समय यह शीत के कारण जम जाता है। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और दिन को सूर्य ताप से जमा हुआ जल पिघल जाता है और रात्रि को पुनः जम जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इस प्रक्रिया के निरंतर चलने से चट्टानों की दरारें जो हैं चौड़ी हो जाती हैं। अतः अंत में चट्टानें खंड खंड होकर टूट जाती हैं। तीसरा है वर्षा। वर्षा के द्वारा भी चट्टानें नष्ट होती हैं। उष्ण प्रदेशों में सूर्य की गर्मी से तपी हुई चट्टानों पर जब वर्षा का जल गिरता है तो उसका वही प्रभाव होता है जो गर्म चिमनी पर जल के छींटे पड़ने से होता है। चट्टानें तड़कने से वर्षा के अंत में धीरे धीरे टूट जाती हैं। दूसरा है रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग। किस तरीके से होता है आइए जानते हैं। इसमें ऑक्सीकरण, कार्यनीकरण तथा जलीकरण के प्रभाव से चट्टानों के खनिजों एवं
रासायनिक तत्वों में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। इससे चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं और उनका अपघटन तथा विघटन होने लगता है। इससे अपक्षय की गति तीव्र हो जाती है। इस प्रकार की क्षति उष्ण एवं आर्द्र प्रदेशों में बड़ी मात्रा में होती है। यह क्रिया निम्नांकित प्रकार से होती है। पहली है ऑक्सीकरण। इसमें चट्टान के लौह खनिजों के साथ ऑक्सीजन मिल जाती है, जिससे लौह खनिज ऑक्साइडों के रूप में बदल जाते हैं। इन ऑक्साइडों का आयतन अपने पूर्व पदार्थों से अधिक हो जाता है। फलता क्या है, चट्टानें जो हैं ढीली पड़ जाती हैं और शीघ्र ही नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। लौह युक्त चट्टानों में यह क्रिया अधिक होती है। जो चट्टानें लौह युक्त होती हैं वहां पर यह क्रिया तेजी से होती है। नेक्स्ट है कार्बोनीकरण। कार्बन और जल मिलकर कार्बोनिक अम्ल बन जाता है। यह अम्ल चूने की चट्टानों को सरलता से घोल देता है। अतः जब कार्बन मिश्रित वर्षा का जल भूमि में प्रवेश करके ऐसे प्रदेशों में चला जाता है जो चूने की चट्टानों से बना होता है, तो वह संपूर्ण चट्टानों को घोलकर नष्ट कर देता है। अगला है जल योजन। जब जल चट्टानों के खनिजों के साथ मिलता है तो खनिजों का आयतन बढ़ जाता है। फलता चट्टानों के भीतर भारी दबाव पैदा हो जाता है, जिससे खनिज कण भीतर भीतर पिसकर चूर्ण हो जाते हैं। इससे चट्टानें ढीली हो जाती हैं और उनकी परतें बिखरने लगती हैं। चौथा है घोल। वर्षा का जल कई खनिजों को घोल देता है। खनिजों का जल में घुलना ही विलयन कहलाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, चट्टानों में टूट फूट होती है। अगला है जैविक अपक्षय, बायोलॉजिकल वेदरिंग। धरातल पर जैविक अपक्षय जंतु, वनस्पति एवं मनुष्य 3 साधनों द्वारा होता है। पहला जंतुओं द्वारा। पहला है जंतुओं द्वारा भी चट्टानों पर भौतिक तथा रासायनिक दोनों ही प्रभाव पड़ते हैं। अनेक प्रकार के जंतु जैसे खरगोश, चूहा, लोमड़ी, गीदड़, केंचुए आदि कीड़े मकोड़े भूमि को खोदकर मिट्टी ऊपर लाते रहते हैं। यह मिट्टी कमजोर होकर वर्षा जल के साथ तीव्रता से बह जाती है। अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू वेदरिंग। अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारकों में ये मुख्य हैं। पहला, चट्टानों की प्रकृति। यदि चट्टानें कोमल हैं तो वे कठोर चट्टानों की अपेक्षा शीघ्र टूट जाती हैं। दूसरा है भूमि की ढाल। जिन भूमियों का ढाल तीव्र होता है वहां अपक्षय मंद ढाल वाली भूमियों की अपेक्षा अधिक होता है। तीसरा है चट्टानों में संधियों का पाया जाना। जिन चट्टानों में संधियां अधिक पाई जाती हैं उनका अपक्षय शीघ्रता से होता है। अपक्षय का मानव जीवन पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग ऑन ह्यूमन लाइफ। अपक्षय का मानव जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। पहला, मिट्टियों का निर्माण। पहला है मिट्टियों का निर्माण। धरातल के ऊपर पाई जाने वाली मिट्टी की तह मानव जीवन का आधार है। इस मिट्टी की परत से ही कृषि संभव होती है। धरातल पर प्राप्त यह मिट्टी अपक्षय का परिणाम है। दूसरा है खनिजों की प्राप्ति। धरातल पर प्राप्त बहुत से खनिज तैलों के अपक्षय से ही बनते हैं। चूना, जिप्सम, गंधक, चाक आदि खनिज शैलों के उपरांत खनिज तत्वों के एकत्र होने से ही प्राप्त होते हैं।
तीसरा है मैदानों की रचना। सैलों के क्षय पदार्थों को हिमनद तथा नदियां बाहर ले जाती हैं और बाद में उसे मार्ग में बिछा देती हैं। फलस्वरूप समतल मैदानों की रचना होती है। चौथा है धरातल का रूप परिवर्तन। नदियां, हिमनद, पवन तथा लहरें अपक्षय के कारण कई शैलों की चूर-चार अथवा शिलाखंड को धरातल के अपक्षरण के साधन के रूप में काम में ले लेते हैं, जिससे धरातल का रूप परिवर्तित। पांचवा है भूस्खलन एवं झीलों का निर्माण। पर्वतीय भागों में अपक्षय से हिम तथा शिलाखंडों का फिसलन होता रहता है। कभी कभी इस फिसलन से नदियों की घाटियों के मार्ग में बाधा पड़ जाती है और वहां जल भर जाने से झीलें बन जाती हैं। दूसरा है अपर्दन। अपक्षय की क्रिया से शैलों का बराबर विघटन होता रहता है। विघटन से शैलें चूर चूर होती रहती हैं। शैलों का यह चूर्ण उसी स्थान पर एकत्रित होता रहता है या गुरुत्वाकर्षण के द्वारा फिसल कर ढाल के नीचे जमा हो जाता है। अवसाद या तलछट यहाँ अधिक समय तक नहीं बना रहता। गतिशील शक्तियाँ इसे हटाकर किसी दूसरी जगह ले जाती हैं। इन शक्तियों में बहता हुआ जल, हिमनद, पवनें और लहरें मुख्य हैं। यह सब अपर्दन का कार्य करती हैं। हटते समय अथवा अपनी यात्रा के मार्ग में यह चट्टानी अवसाद अपने संपर्क में आई हुई धरातलीय शैलों से रगड़ खाता हुआ चलता है। गतिशील शक्तियों द्वारा यह शैल चूर्ण परिवहित होता रहता है। इस प्रकार शिलों के अपघर्षण और परिवहन दोनों प्रतिक्रियाओं के सामूहिक रूप को अपर्दन कहा जाता है। अपर्दन कार्य की तीन मुख्य अंग हैं। गतिशील शक्तियों द्वारा गतिशील शक्तियों द्वारा वालों से अपर्दन द्वारा छीलन शैलों को चूर्ण को ग्रहण करना, इस छीलन को अन्यंत्र बहाकर ले जाना, पारस्परिक अपघर्षण द्वारा जिस स्थल खंड के ऊपर से वह बह रहा है उसको खुरचना, इसमें अपघर्षण की क्रिया अपर्दन का मूल आधार है, जो परिवहन के बिना कभी संभव। इस परिवहन अपर्दन का महत्वपूर्ण अंग है। परिवहन की तीन मुख्य विधियां हैं। पहली, घोलकर अपर्दन का साधन शैलों को घोलकर अदृश्य रूप में ले जाए। जैसे नमक और चूना सदैव जल में घुले हुए रूप में बहते हैं। लटकाकर अपर्दन का साधन शैलों के महीन कणों को अपने साथ तैरते हुए लटकते हुए यहाँ ले जाए। जैसे बाढ़ के समय बड़ी मात्रा में मिट्टी के कण इसी प्रकार स्थानांतरित होते हैं। तीसरा, बहाकर। तीसरा, बहाकर अपर्दन का साधन अपने प्रवाह वेग से शैल छीलन अथवा धूल कणों को तलहटी के साथ घसीटते हुए स्वतंत्र रूप से बाहर ले जाए। जैसे जल में चट्टानी टुकड़े और हवा में धूल कण इसी प्रकार हटते हैं। अगला है निक्षेपण, डिपोजिशन अर्थात संचयन कहा जाए तो। अपर्दन के कारक अपने द्वारा परिवहित पदार्थ अंतिम अवस्था में जमा देते हैं अर्थात छोड़ देते हैं। इसे निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण की मात्रा तथा स्थिति निम्न कारकों पर निर्भर करती है। अपर्दन के कारकों का वेग, वेलोसिटी, परिवहित पदार्थों की मात्रा क्वांटिटी, धरातल का ढाल स्लोप, परिवहन क्षमता कैपेसिटी में कमी, अपर्दन के कारक की अवस्था स्टेज, निक्षेपण का स्थान प्लेस।
थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करते हुए, तब तक के लिए नमस्कार।